अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेथ ऑन द नाइल, अध्याय 13। हर्क्यूल पोयरो अभी-अभी शेविंग फोम अपने चेहरे से पोंछ रहे थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसी वक्त कर्नल रेस बिना किसी औपचारिकता के कमरे में घुस गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रेस ने कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। जो होना था वो हो गया। पोयरो सीधा खड़े हो गए और तेजी से बोले, क्या हो गया? रेस ने कहा, लिनेट डॉयल मर चुकी है। रात को उसके सिर में गोली मारी गई। पोयरो कुछ देर चुप रहे। उनके जहन में दो यादें ताजा हो गई। एक उस लड़की की जो असवान के बगीचे में गुस्से से कह रही थी, मैं उसका सिर अपने छोटे से पिस्तौल से उड़ाना चाहती हूँ। और दूसरी, हाल ही में वही आवाज कहती है, कभी कभी लगता है कि अब और नहीं सहा जाता। ऐसा दिन जब सब कुछ टूट जाता है। और उस पल उसकी आंखों में जो एक अपील थी जिसे पोयरो ने नजरअंदाज कर दिया था। अब उन्हें लगा कि वो अंधे, बहरे और नींद में इतने डूबे थे कि कुछ समझ ही नहीं पाए। रेस बोला, मेरे पास थोड़ा बहुत ऑफिशियल ओहदा है, इसलिए मुझे बुलाया गया और केस मेरे हाथ में दिया गया। नाव आधे घंटे में चलने वाली थी, लेकिन अब तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं इजाजत न दूं। हो सकता है कि कातिल बाहर से आया हो। पोयरो ने सिर हिलाया। रेस ने सहमति से सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। अब ये मामला तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारा शो है। पोयरो जल्दी जल्दी कपड़े पहन चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। दोनों बाहर डेक पर आए। रेस बोले, डॉक्टर बेसनर अब तक पहुंच चुके होंगे। मैंने नौकर को भेज दिया था। नाव पर 4 डिलक्स कैबिन थे, जिनमें बाथरूम भी था। लेफ्ट साइड वाले 2 कैबिन में एक डॉक्टर बेसनर थे और दूसरे में एंड्रयू पेनिंगटन। राइट साइड पर पहला कैबिन मिस वैन शूलर का था और अगला लिनेट डॉयल का। उसके पति का ड्रेसिंग कैबिन उसके बगल में था। लिनेट डॉयल के कैबिन के बाहर एक सफेद चेहरा लिए नौकर खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और तीनों अंदर गए। डॉक्टर बेसनर बिस्तर पर झुके हुए थे। उन्होंने ऊपर देखा और जब दोनों अंदर आए तो हल्की आवाज में बोले। रेस ने पूछा, डॉक्टर आप क्या बता सकते हैं इस बारे में? बेसनर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, उसे गोली मारी गई है, बहुत पास से। देखिए, ये जो कान के ठीक ऊपर निशान है, यही से गोली गई है। बहुत छोटी गोली थी, शायद .22 बोर। पिस्तौल उसके सिर के बिल्कुल पास रखा गया था। देखिए, यहाँ जलने के निशान भी है। फिर पोयरो को वो पुरानी बातें याद आ गई, जो धमकी भरी बात असवान में कही गई थी। डॉक्टर बेसनर बोले, वो सो रही थी, कोई संघर्ष नहीं हुआ। हत्यारा चुपके से आया और उसे सोते हुए गोली मार दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पोयरो ने तेजी से कहा। उनकी मनोविज्ञान की समझ इससे टकरा रही थी। जैकलीन डे बेलफोर्ट का यूं छुपते हुए आना और चुपके से गोली मारना, ये तस्वीर फिट नहीं बैठती थी। बेसनर ने मोटे चश्मे के पीछे से घूरा। लेकिन हुआ यही है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपसे असहमति नहीं जता रहा था। बेसनर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। पोयरो पास जाकर खड़े हुए। डॉयल अपने बिस्तर पर साइड में लेटी हुई थी। उसकी मुद्रा शांत और स्वाभाविक थी, लेकिन कान के ऊपर एक छोटा सा छेद था, जिसके चारों ओर सूखा हुआ खून जमी हुई परत की तरह था। पोयरो ने दुख भरे अंदाज में सिर हिलाया। फिर उनकी नजर सामने दीवार पर गई। सफेद दीवार पर किसी भूरे लाल रंग से एक कांपता हुआ बड़ा सा अक्षर जे लिखा था। पोयरो चौंक गए। धीरे से लिनेट का दायां हाथ उठाया। उसकी एक उंगली पर वही लाल भूरा रंग लगा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता, पोयरो चौंक कर बोले। क्या? डॉक्टर बेसनर ने पूछा। रेस ने कहा, ओह, ये क्या है? पोयरो, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? पोयरो जरा हिले और बोले, आप पूछते हैं मैं क्या सोचता हूँ? ये तो बहुत ही सीधी बात है ना? मैडम डॉयल मर रही थी और उन्होंने अपने खून में उंगली डुबाकर अपने कातिल का पहला अक्षर दीवार पर लिख दिया, जे।
रेस बोले, ओह लेकिन इसका क्या मतलब है? पॉयरो मुस्कुराए और बोले, ये एक बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत कहानियों में इस्तेमाल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारा कातिल शायद पुराने स्टाइल वाला है। रेस ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर जे का मतलब क्या है? पॉयरो ने तुरंत जवाब दिया, जे का मतलब है जैकलीन डे बेल्फोर्ट, वही लड़की जिसने मुझसे 1 हफ्ते से भी कम समय पहले कहा था कि वह कुछ नहीं चाहती, बस। वो थोड़ी देर रुके, फिर जानबूझकर जैकलीन की कही बात दोहराई। अपना छोटा सा पिस्तौल उसके सिर के पास रखकर बस ट्रिगर दबा देना चाहती हूँ। गॉटिम हिम्मल! डॉक्टर बेसनर चौंक पड़े। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रेस ने गहरी सांस ली और कहा, यानी जो यहाँ हुआ वही बात? बेसनर ने सिर हिलाया। हाँ वही। ये पिस्तौल बहुत छोटे कैलिबर का था, शायद .22। गोली तो निकालनी पड़ेगी, तभी पूरी पुष्टि हो पाएगी। रेस ने समझते हुए सिर हिलाया। फिर पूछा, मौत किस समय हुई? बेसनर ने फिर से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, जैसे सोच रहे हो। अभी 8 बजे है। मैं कह सकता हूँ कि रात के तापमान को ध्यान में रखते हुए उसकी मौत कम से कम 6 घंटे पहले हुई है, और शायद 8 घंटे से ज्यादा नहीं। रेस बोले, तो मतलब मौत रात 12 से 2 बजे के बीच हुई है। जी हाँ, यही लगता है। बेसनर ने सहमति दी। फिर रेस ने पूछा, उसके पति का क्या? वो तो बगल वाले कैबिन में सोता है ना? डॉक्टर बेसनर बोले, इस वक्त वो मेरे कैबिन में सो रहा है। दोनों चौंक गए। बेसनर ने सिर हिलाया। हाँ, आपको शायद बताया नहीं गया, मिस्टर डॉयल को भी रात को गोली मारी गई, सलून में। क्या? किसने मारी? उसी लड़की ने, जैकलीन डे बेल्फोर्ट ने। रेस ने तेजी से पूछा, क्या वो बहुत ज्यादा घायल हुआ? हाँ, हड्डी टूट गई है। मैंने जितना संभव था इलाज किया है, लेकिन फ्रैक्चर को एक्सरे और ठीक इलाज की जरूरत है, जो इस बोर्ड पर संभव नहीं। पॉयरो धीरे से बोले, जैकलीन डे बेल्फोर्ट। उनकी नजर फिर से दीवार पर बने जे पर गई। रेस बोले, अगर फिलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता तो चलो नीचे चलते हैं। मैनेजमेंट ने स्मोकिंग रूम हमें दे दिया है, हम वहीं बैठकर सारी बातें जानेंगे। तीनों कमरे से निकल गए। रेस ने दरवाजा लॉक किया और चाबी अपने पास रख ली। बाद में वापस आएंगे, उन्होंने कहा। पहले सारे तथ्य साफ करने हैं। नीचे डेक पर स्मोकिंग रूम के दरवाजे पर मैनेजर घबराया हुआ खड़ा था। वो पूरे हादसे से बुरी तरह परेशान था और सब कुछ कर्नल रेस के हवाले करने को तैयार था। सर, मेरे पास ऊपर से निर्देश है कि आपको पूरा सहयोग करूं। अगर आप सब संभाल लेंगे तो मैं बाकी का ध्यान रख लूंगा। रेस बोले, अच्छे आदमी हो। सबसे पहले तो ये कमरा मुझे और मिस्टर पॉयरो के लिए रिजर्व रखो। जरूर सर। बस फिलहाल इतना ही। अपने बाकी काम करो, मुझे पता है कि कहाँ ढूंढना है तुम्हें। मैनेजर थोड़ा राहत महसूस करता हुआ चला गया। रेस बोले, बेसनर, बैठो और बताओ कि रात को क्या क्या हुआ। डॉक्टर ने धीमी भारी आवाज में पूरी कहानी सुनाई। रेस बोले, कहानी साफ है। लड़की ने शराब पी ली थी, गुस्से में आकर .22 पिस्तौल से मिस्टर डॉयल को गोली मार दी, फिर जाकर मिसेस डॉयल को भी मार दिया। लेकिन बेसनर ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। सबसे पहली बात, वो खुद दीवार पर अपना नाम क्यों लिखेगी? ये तो बेवकूफी होगी, है ना? रेस बोले, हो सकता है। अगर वो इतनी पागल और जलन में थी तो शायद वो अपने क्राइम पर खुद ही दस्तखत करना चाहती हो। पॉयरो ने फिर सिर हिलाया। नहीं नहीं, वो इतनी सीधी सादी या बच्ची जैसी हरकत नहीं करेगी। रेस बोले, तो फिर सिर्फ एक वजह बचती है। ये जे किसी और ने जानबूझकर लिखा ताकि शक जैकलीन पर जाए। बेसनर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और उस क्रिमिनल की किस्मत खराब थी, क्योंकि सिर्फ शक नहीं, मुझे तो लगता है कि जैकलीन ने हत्या की ही नहीं, वो कर ही नहीं सकती थी। क्यों? बेसनर ने जैकलीन की मानसिक हालत और कैसे मिस बॉवर ने रात भर उसकी देखभाल की, ये सब बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि मिस बॉवर सारी रात उसके साथ थी।
रेस बोले, अगर ये सही है तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। पॉयरो ने पूछा, हत्या का पता किसने लगाया? रेस ने जवाब दिया, मिसेस डॉयल की नौकरानी लुइस पोर्जे रोज की तरह उन्हें जगाने आई थी और जब उन्हें मरा देखा तो डर के मारे बेहोश होकर सीधे नौकर के बाजुओं में गिर गई। फिर वो मैनेजर के पास गया जिसने मुझे बुलाया। मैं बेसनर को लेकर तुम्हारे पास आया। पॉयरो ने सिर हिलाया। रेस बोले, अब मिस्टर डॉयल को बताना होगा। तुम कहते हो कि वो अभी तक सो रहा है? बेसनर बोले, हाँ, मैं उसे रात को बहुत तेज दर्द की दवा दे चुका हूँ। अब तक वो सो रहा है। रेस ने पॉयरो से कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें डॉक्टर को और रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। बेसनर उठ खड़ा हुआ। मैं अब नाश्ता करूंगा। हाँ, फिर अपने कैबिन में जाऊंगा और देखूंगा क्या मिस्टर डॉयल जागने के लिए तैयार है। शुक्रिया। बेसनर बाहर चला गया। अब रेस और पॉयरो अकेले रह गए। रेस ने पूछा, तो अब क्या करें पॉयरो? इस केस की कमान अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे निर्देश मानूंगा। बताओ क्या करना है। पॉयरो ने धीरे से सिर झुकाया। ठीक है, अब हमें एक इंक्वायरी यानी जांच करनी होगी। सबसे पहले हमें कल रात की घटनाओं की पुष्टि करनी होगी, यानी हमें फैंथ्रॉफ और मिस रॉबसन से पूछताछ करनी होगी। वही लोग जो उस घटना के गवाह थे। और जो पिस्तौल गायब हुआ है वो भी बहुत अहम बात है। रेस ने बेल बजाई और एक संदेश भिजवाया। पॉयरो ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। रेस ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई आइडिया है? पॉयरो बोले, मेरे विचार उलझे हुए हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, ये लड़की लिनेट डॉयल से नफरत करती थी और उसे मारना चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकती है? हाँ शायद, पॉयरो बोले, लेकिन उनके लहजे में शक था। रेस ने कहा, पर इस तरह नहीं, है ना? चोरी छिपे कैबिन में जाकर सोते हुए इंसान को गोली मारना, ये बहुत ठंडे दिमाग का काम है। शायद इसी बात ने तुम्हें रोक दिया है। हाँ, कुछ हद तक सही कहा। मतलब तुम्हें लगता है कि जैकलिन डे बेलफोर्ट इतने ठंडे दिमाग से सोची समझी हत्या नहीं कर सकती? पॉयरो धीरे से बोले, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता। उसका दिमाग तेज है, हाँ, लेकिन शारीरिक रूप से शायद वो ऐसा नहीं कर पाए, हिम्मत जुटा न पाए। रेस ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और बेसनर की कहानी मानो तो उस समय उसके लिए ऐसा करना संभव ही नहीं था। अगर वो सच है तो केस साफ हो जाता है। उम्मीद है कि वो सच ही हो, क्योंकि सच कहूं उस लड़की के लिए मेरे मन में काफी सहानुभूति है। तभी दरवाजा खुला और फैंथ्रॉफ और कॉर्नेलिया अंदर आए। पीछे पीछे बेसनर भी आ गया। कॉर्नेलिया हाफती हुई बोली, यह सब कितना भयानक है। बेचारी मिसेस डॉयल, और वो कितनी सुंदर भी थी। ऐसा करने वाला तो कोई राक्षस ही हो सकता है। और मिस्टर डॉयल, जब उन्हें पता चलेगा तो पागल ही हो जाएंगे। कल रात भी वो कितने परेशान थे कि कहीं उनकी पत्नी को उनके हादसे की खबर न लग जाए। रेस ने कहा, मिस रॉबसन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल रात असल में क्या हुआ था। कॉर्नेलिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन पॉयरो के कुछ सवालों ने उन्हें सहज कर दिया। पॉयरो ने पूछा, हाँ, तो ब्रिज खेलने के बाद मैडम डॉयल अपने कैबिन में गई, क्या वो सच में गई थी? रेस बोले, हाँ, मैं खुद उन्हें वहां तक छोड़ने गया था और दरवाजे पर उन्हें गुड नाइट कहा था। वो कब हुआ? कॉर्नेलिया बोली, ओ मुझे टाइम याद नहीं। रेस ने कहा, 11:20 बजे थे। ठीक है, पॉयरो बोले, मतलब 11:20 पर मैडम डॉयल बिल्कुल ठीक थी। उस समय सैलून में कौन कौन था? फैंथ्रॉफ ने जवाब दिया, मिस्टर डॉयल, मिस जैकलिन, मैं और मिस रॉबसन। कॉर्नेलिया ने जोड़ा, हाँ, और मिस्टर पेनिंगटन ने एक ड्रिंक लिया और फिर अपने कैबिन में चले गए। कब तक? 3-4 मिनट बाद, यानी 11:30 से पहले। हाँ, तो उसके बाद सैलून में सिर्फ आप लोग बचे, मिस रॉबसन, मिस जैकलिन, मिस्टर डॉयल और फैंथ्रॉफ। आप लोग क्या कर रहे थे? कॉर्नेलिया बोली, मिस्टर फैंथ्रॉफ किताब पढ़ रहे थे
मैं बुनाई कर रही थी। जैकलिन, वो पेंथ्रॉफ ने मदद की। वो बहुत ज्यादा पी रही थी। हाँ, कॉर्नेलिया बोली। वो मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन कुछ कुछ बातें मिस्टर डॉयल को सुनाने जैसे लग रहा था। वो बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। शायद सोच रहे थे कि अगर चुप रहे तो जैकलिन शांत हो जाएगी। पर वो शांत नहीं हुई। कॉर्नेलिया ने सिर हिलाया। मैंने 2-3 बार उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मैं बहुत असहज हो रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मिस्टर पेंथ्रॉफ उठकर बाहर चले गए। पेंथ्रॉफ बोले, थोड़ा अजीब हो रहा था। मैं चुपचाप निकल गया। जैकलिन शायद कोई तमाशा करने वाली थी। कॉर्नेलिया ने आगे कहा, और तभी जैकलिन ने पिस्तौल निकाल ली। मिस्टर डॉयल उसे छीनने के लिए उठे और गोली चल गई। उनके पैर में लग गई। फिर जैकलिन रोने लगी और मैं तो डर के मारे सीधे बाहर गई, पेंथ्रॉफ के पीछे। वो मेरे साथ वापस आए। डॉयल ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक नुबियन लड़का भी गोली की आवाज सुनकर आया, लेकिन मिस्टर पेंथ्रॉफ ने उसे कह दिया कि सब ठीक है। फिर हमने जैकलिन को उसके कैबिन में भेजा। मिस्टर पेंथ्रॉफ उसके साथ रुके और मैं मिस बॉवर्स को लेने गई। कॉर्नेलिया एक सांस में बोल गई और फिर रुकी। ये सब कब हुआ? रेस ने पूछा। ईश्वर जाने, कॉर्नेलिया ने कहा, लेकिन पेंथ्रॉफ ने तुरंत जवाब दिया। लगभग 12-20 बजे हो गए। मुझे याद है जब मैं अपने कैबिन पहुंचा तब 12:30 बज चुके थे। पॉयरो बोले, अब मैं कुछ बातें एकदम साफ करना चाहता हूँ। जब मैडम डॉयल सैलून से चली गई, क्या आप चारों में से कोई भी वहां से गया? नहीं। आपको पूरा यकीन है कि मैडमोजेल दे बेलफोर्ट सैलून से बिल्कुल भी नहीं गई थी? पेंथ्रॉफ ने तुरंत कहा, पक्का। डॉयल, मिस्टर बेलफोर्ट, मिस रॉबसन और मैं, हम चारों वहीं थे। ठीक है, इसका मतलब ये साफ है कि मैडमोजेल दे बेलफोर्ट ने मैडम डॉयल को 12:20 से पहले गोली नहीं मारी। अब मिस रॉबसन, जब आप मिस बॉवर्स को लेने गई, क्या उस वक्त मैडमोजेल दे बेलफोर्ट अकेली थी? नहीं, मिस्टर पेंथ्रॉफ उनके साथ थे। बहुत अच्छा। इसका मतलब अब तक के लिए मैडमोजेल दे बेलफोर्ट का अलिबाई पक्का है। अब अगली गवाह मिस बॉवर्स है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों पर आपकी राय चाहता हूँ। मिस्टर डॉयल नहीं चाहते थे कि मैडमोजेल दे बेलफोर्ट अकेली रहे। क्या आपको लगता है कि उन्हें डर था कि वो कुछ और गलत कर बैठेंगी? मुझे तो ऐसा ही लगा, पेंथ्रॉफ बोला। मुझे नहीं लगता वो मैडम डॉयल पर हमला करने से डर रहा था, बल्कि लगता है उसे डर था कि जैकलिन खुद को नुकसान न पहुंचा ले। सुसाइड? हाँ, वो बहुत टूटी हुई लग रही थी। जो हुआ उसका बहुत पछतावा था उसे। बार बार कह रही थी कि उसे मर जाना चाहिए। कॉर्नेलिया ने धीरे से कहा। मिस्टर डॉयल भी बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा ये सब उनकी गलती है कि उन्होंने जैकलिन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो बहुत बहुत सॉरी फील कर रहे थे। पॉयरो ने सिर हिलाया और फिर पूछा, अब उस पिस्तौल की बात करते हैं। उसका क्या हुआ? जैकलिन ने उसे गिरा दिया, कॉर्नेलिया ने कहा। पेंथ्रॉफ ने समझाया। मैं उसे ढूंढने वापस गया, लेकिन वो नहीं मिली। पॉयरो बोले, अच्छा, अब हम असली बात के करीब आ रहे हैं। मुझे जरा डिटेल में बताओ, क्या हुआ था? मिस डे बेलफोर्ट ने पिस्तौल गिराई, फिर उसे अपने पैर से दूर सरका दिया। कॉर्नेलिया ने कहा, उसे उस पिस्तौल से नफरत हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ वो कैसा महसूस कर रही थी। पॉयरो ने पूछा, तो पिस्तौल सोफे के नीचे चली गई। क्या जैकलिन डे बेलफोर्ट ने सैलून छोड़ने से पहले उसे वापस उठाया था? पेंथ्रॉफ और कॉर्नेलिया दोनों ने साफ इनकार किया। ठीक है, मतलब जब जैकलिन सैलून से गई, पिस्तौल अभी भी सोफे के नीचे थी। और क्योंकि जैकलिन कभी अकेली नहीं थी, या तो पेंथ्रॉफ या कॉर्नेलिया या बॉवर्स उसके साथ थे, तो उसके पास दोबारा पिस्तौल उठाने का मौका नहीं था। मिस्टर पेंथ्रॉफ, आप पिस्तौल ढूंढने कब वापस गए थे? लगभग 12:30 से थोड़ा पहले। और मिस्टर डॉयल को सैलून से बाहर ले जाने और आपके वापस लौटने में कितना समय लगा? शायद 5 मिनट या थोड़ा ज्यादा, पॉयरो ने कहा।
मतलब उन्हीं 5 मिनटों में किसी ने वो पिस्तौल वहां से हटा दी। जैकलिन नहीं थी तो फिर कौन? संभव है कि वही इंसान जिसने मैडम डॉयल की हत्या की वो पिस्तौल ले गया और शायद उसने वो पूरी घटना देखी या सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, फेंट्रॉफ ने आपत्ति जताई। क्योंकि, हर्क्यूल पॉयरो ने कहा, आपने अभी बताया कि पिस्तौल सोफे के नीचे छुपी हुई थी, तो ये मानना मुश्किल है कि किसी को वो गलती से मिल गई। जिसने भी वो पिस्तौल उठाई उसे पता था कि वो वहां है। इसका मतलब है कि वो इंसान उस घटना का गवाह था। फेंट्रॉफ ने सिर हिलाया। जब मैं गोली चलने से ठीक पहले डेक पर गया, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। लेकिन आप स्टारबोर्ड साइड के दरवाजे से बाहर गए थे, है ना? हाँ, वहीं से। वही मेरा कैबिन भी है। तो अगर कोई पोर्ट साइड के दरवाजे पर खड़ा होकर कांच से देख रहा होता, तो आप उसे नहीं देख पाते। नहीं, फेंट्रॉफ ने माना। पॉयरो ने पूछा, क्या नुबियन लड़के के अलावा किसी और ने गोली की आवाज सुनी? जितना मुझे पता है, नहीं। फेंट्रॉफ ने आगे कहा, देखिए, यहाँ की सारी खिड़कियां बंद थी। मिस वैन श्यूलर को थोड़ी हवा लग रही थी, इसलिए स्विंग दरवाजे भी बंद थे। मुझे नहीं लगता कि गोली की आवाज साफ सुनाई दी होगी। बस किसी बोतल का कॉर्क पॉप होने जैसी आवाज रही होगी। रेस बोला, जहां तक मुझे पता है, किसी ने वो दूसरी गोली भी नहीं सुनी, वो जिसने मिसेस डॉयल की जान ली। उसकी भी जांच करेंगे, पॉयरो ने कहा, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान अभी जैकलिन दे बेलफोर्ट पर ही है। अब हमें मिस बॉवर से बात करनी है, लेकिन उससे पहले। उन्होंने फेंट्रॉफ और कॉर्नेलिया को हाथ से रोका। आप दोनों से थोड़ी जानकारी ले लूं, ताकि बाद में फिर बुलाना न पड़े। पहले आप, मोजियो, पूरा नाम? जेम्स लेक्टेल फेंट्रॉफ। पता? ग्लासमोर हाउस, मार्केट डॉनिंगटन, नॉर्थहैम्पटनशायर। पेशा? मैं वकील हूँ। इस देश में आने का कारण? पहली बार फेंट्रॉफ थोड़ा झिझका, धीरे से बोला, ऐसे ही घूमने। पॉयरो मुस्कुराया। मतलब छुट्टियां मना रहे हैं, हाँ? हाँ, ठीक है, मोजियो फेंट्रॉफ। अब कृपया संक्षेप में बताइए कि बीती रात उस घटना के बाद आपने क्या किया? मैं सीधा अपने कैबिन में चला गया। कब? करीब 12:30 बजे के तुरंत बाद। आपका कैबिन नंबर 22 है, स्टारबोर्ड साइड पर, सलून के एकदम पास। हाँ। एक आखिरी सवाल, क्या आपने अपने कैबिन में जाने के बाद कुछ सुना? फेंट्रॉफ ने सोचा। मैं जल्दी ही सो गया था। मुझे लगता है जैसे कुछ फ्लैश जैसी आवाज सुनी थी, जैसे ही मैं नींद में जा रहा था। बस वही। स्प्लैश जैसी आवाज? पास से? फेंट्रॉफ ने सिर हिलाया। पक्का नहीं कह सकता, मैं आधा नींद में था। ये कब की बात थी? शायद 1 बजे के आसपास, पर मैं ठीक से नहीं कह सकता। थैंक यू मोजियो फेंट्रॉफ, बस इतना ही। पॉयरो अब कॉर्नेलिया की ओर मुड़े। अब आप मैडम मोजेल रॉबसन, पूरा नाम? कॉर्नेलिया रूथ। मेरा पता है द रेड हाउस, बेलफील्ड, कैनेटिकट। इजिप्ट आने का कारण? कजिन मेरी, मिस वैन श्यूलर, मुझे अपने साथ ले आई इस ट्रिप पर। क्या आपने इस सफर से पहले कभी मैडम डॉयल से मुलाकात की थी? नहीं, कभी नहीं। कल रात आपने क्या किया? मैं डॉक्टर बेसनर की मदद करने के बाद सीधा सोने चली गई। आपका कैबिन? नंबर 43, पोर्ट साइड पर, मिस डे बेलफोर्ट के कैबिन के ठीक बगल में। क्या आपने कुछ सुना? कॉर्नेलिया ने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं सुना। स्प्लैश जैसी कोई आवाज? नहीं, और वैसे भी मैं सुन नहीं पाती, क्योंकि मेरी साइड की बोर्ड तो किनारे से सटी हुई है। पॉयरो ने सिर हिलाया। थैंक यू मैडम मोजेल रॉबसन। अब क्या आप कृपया मिस बॉवर्स को बुला देंगी? फेंट्रॉफ और कॉर्नेलिया बाहर चले गए। रेस बोला, अब तो बात साफ लग रही है। अगर ये तीनों गवाह झूठ नहीं बोल रहे, तो जैकलिन दे बेलफोर्ट के पास पिस्तौल दोबारा पाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन किसी ने तो उसे उठाया। किसी ने वो सीन सुना या देखा, या किसी ने दीवार पर बड़ी सी जे भी लिखी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मिस बॉवर्स अंदर आई। वो हमेशा की तरह शांत, कंपोस्ट और प्रोफेशनल ढंग से बैठ गई। पॉयरो के सवाल पर उन्होंने अपना नाम, पता और योग्यता बताई और जोड़ा,
मैं पिछले 2 सालों से मिस वैन शूलर की देखभाल कर रही हूँ। क्या मिस वैन शूलर की तबीयत बहुत खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है, मिस बॉवस ने कहा। वो बहुत बुजुर्ग है, थोड़ी घबराई सी लगती है और उन्हें लगता है कोई नर्स पास होनी चाहिए। कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उन्हें बस ध्यान पसंद है, उन्हें अटेंशन पसंद है और उसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार है। पॉयरो ने समझते हुए सिर हिलाया। तो मिस रॉबसन ने आपको कल रात बुलाया था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मिस वॉवर्स ने जवाब दिया। क्या आप मुझे ठीक-ठीक बताएंगे कि क्या हुआ था? मिस रॉबसन ने मुझे बस संक्षेप में बताया कि क्या हुआ और फिर मैं उनके साथ वहां चली गई। मैंने मिस डे बेलफोर्ड को बहुत परेशान और घबराई हुई हालत में पाया। क्या उन्होंने मैडम डॉयल को कोई धमकी दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही। वो बहुत ज्यादा दुखी और खुद को दोषी मान रही थी। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी और अब उसका असर उतर रहा था। मुझे लगा उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उन्हें मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया और रात भर उनके साथ रही। मिस बॉवर्स, मिस डे बेलफोर्ड अपने कैबिन से बाहर गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप खुद? मैं रात भर उनके साथ ही रही, सुबह तक। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? पूरी तरह से। थैंक यू मिस बॉवर्स। नर्स बाहर चली गई। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। अब ये साफ हो चुका था कि जैकलीन डे बेलफोर्ड निर्दोष थी। तो फिर लिनेट डॉयल को किसने मारा? रेस बोला। किसी ने तो वो पिस्तौल चुरा ली, जैकलीन ने नहीं। किसी को इतना तो पता था कि अगर वो हत्या करेगा तो शक जैकलीन पर ही जाएगा, लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता था कि जैकलीन को मॉर्फिया दी जाएगी और कोई पूरी रात उसके साथ रहेगा। और एक और बात, किसी ने पहले भी लिनेट को मारने की कोशिश की थी, जब चट्टान ऊपर से गिराई गई थी। वो भी जैकलीन नहीं थी। तो फिर वो कौन हो सकता है? पॉयरो ने कहा, कई लोग को हम इस शक से बाहर रख सकते हैं। मोज़े डॉयल, मैडम एलर्टन, मोज़ियो एलर्टन, मिस वैन शूलर और मिस बॉवर्स। इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त ये सब मेरी नजरों के सामने थे। रेस ने सोचा, तो अभी भी बहुत से लोग बचे हैं, पर सवाल है हत्या का कारण क्या था? पॉयरो बोले, यही तो बात है जिसमें शायद मोज़े डॉयल हमारी मदद कर सके। कुछ घटनाएं हुई थी। तभी दरवाजा खुला और जैकलीन डे बेलफोर्ड अंदर आई। वो बहुत पीली दिख रही थी और चलते हुए थोड़ा लड़खड़ा रही थी। मैंने नहीं किया, उसने कहा। उसकी आवाज डरी हुई बच्ची जैसी थी। मैंने नहीं किया, प्लीज मेरी बात मानिए। सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। ये बहुत बुरा हुआ। काश ये सब न हुआ होता। मैंने साइमन को कल रात मार ही डाला होता। मैं शायद पागल हो गई थी। लेकिन वो दूसरा काम, वो मैंने नहीं किया। वो बैठ गई और रोने लगी। पॉयरो ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बस बस, हमें पता है कि तुमने मैडम डॉयल को नहीं मारा। ये साबित हो चुका है। हाँ, साबित हो चुका है। तुमने नहीं किया। जैकी अचानक सीधी बैठ गई। उसके हाथ में गीला रुमाल था। तो फिर किसने किया? बस यही सवाल हम खुद से पूछ रहे हैं, पॉयरो ने कहा। तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? जैकली ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैं तो सोच भी नहीं सकती। नहीं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। वो कुछ देर गहराई से सोचने लगी। नहीं, उसने आखिर कहा। मुझे कोई ऐसा याद नहीं जो उसे मारना चाहता हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। सिवाय मेरे। रेस बोला, माफ कीजिए, मुझे कुछ याद आया, मैं अभी आया। वो जल्दी से बाहर चला गया। जैकलीन सिर झुकाए बैठी रही, घबराकर अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। फिर अचानक बोली, मौत बहुत डरावनी होती है, बहुत ही डरावनी। मुझे उस ख्याल से भी नफरत है। पॉयरो बोले, हाँ, ये सोचने में अच्छा नहीं लगता, है ना, कि अभी इसी वक्त कोई इंसान इस बात की खुशी मना रहा है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। रुकिए, रुकिए, ऐसा मत कहिए, जैकी चिल्लाई। आप जिस तरह से कह रहे हैं वो बहुत भयानक लग रहा है। पॉयरो ने कंधे उचकाए। पर यह सच्चाई है, जैकी ने धीरे से कहा। मैं चाहती थी कि वो मर जाए और अब वो मर चुकी है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो बिल्कुल उसी तरह मरी जैसे मैंने कहा था।
हाँ मैडमोजेल, उसके सिर में गोली मारी गई। वो चिल्लाई। तो फिर मैं सही थी कि उस रात कैटरैक्ट होटल में कोई मेरी बात सुन रहा था। हाँ, पॉयरो ने सिर हिलाया। मैं सोच रहा था कि क्या तुम उसे याद रखोगी। हाँ, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मैडम डॉयल की मौत उसी तरह हुई जैसे तुमने कहा था। जैकलीन कांप उठी। वो आदमी उस रात, वो कौन हो सकता था? पॉयरो कुछ देर चुप रहे, फिर एकदम अलग अंदाज में बोले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी ही था मैडमोज़ेल? जैकी ने हैरानी से पॉयरो को देखा। हाँ बिल्कुल, कम से कम। हाँ मैडमोज़ेल, पॉयरो ने धीरे से कहा। जैकी ने आंखें आधी बंद करके याद करने की कोशिश की। धीरे धीरे बोली, मुझे लगा था कि कोई आदमी था, लेकिन अब तुम उतना पक्के तरीके से नहीं कह सकती। जैकी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकती। मैंने बस मान लिया कि वो आदमी था, पर असल में वो बस एक आकृति थी, एक परछाई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर जब पॉयरो कुछ नहीं बोले तो उसने कहा, क्या आपको लगता है कि वो औरत हो सकती थी? पर इस नाव पर कौन सी औरत होगी जो लिनेट को मारना चाहती हो? पॉयरो ने बस अपना सिर हल्का सा हिलाया, ना मैं। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर बेसनर अंदर आए। मोज़े पॉयरो, क्या आप मिस्टर डॉयल से मिलना चाहेंगे? वो आपसे बात करना चाहते हैं। जैकी झटके से खड़ी हो गई और डॉक्टर बेसनर का हाथ पकड़ लिया। वो वो कैसा है? क्या वो ठीक है? डॉक्टर बेसनर ने हल्की नाराजगी से कहा, स्वाभाविक है कि वो ठीक नहीं है, हड्डी टूट गई है। जैकी घबरा कर बोली, पर वो मरने तो नहीं वाला? अरे नहीं, किसने ऐसा कहा? हम उन्हें किसी शहर ले चलेंगे, वहाँ एक्सरे और सही इलाज मिलेगा। ओह, जैकी ने राहत की सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गई। पॉयरो डॉक्टर बेसनर के साथ डेक की ओर चले गए। तभी रेस भी वहां आ गया। तीनों ऊपर प्रोमेनेड डेक पर गए और बेसनर के कैबिन में पहुंचे। साइमन डॉयल तकिए और कुशन के सहारे लेटा हुआ था। उसके पैर पर एक अस्थायी लकड़ी का ढांचा बना हुआ था। उसका चेहरा पीला और दर्द से भरा हुआ था। सदमे की वजह से और भी थका हुआ लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसके चेहरे पर दिख रही थी वो थी भ्रम और असमंजस, जैसे कोई बच्चा अचानक बहुत कुछ झेल रहा हो। साइमन बड़बड़ाया, आइए डॉक्टर, डॉक्टर ने मुझे बता दिया है लिनेट के बारे में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मान ही नहीं पा रहा कि ये सच है। मुझे पता है, ये एक बहुत बड़ा झटका है, रेस ने कहा। साइमन लड़खड़ाते हुए बोला, आप जानते हैं, जैकी ने ऐसा नहीं किया। मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूँ कि जैकी ने नहीं किया। हालांकि सबको शक उसी पर जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया। कल रात वो थोड़ी पी हुई थी और बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया। पर मर्डर नहीं, वो किसी को मार ही नहीं सकती, कम से कम इतनी बेरहमी से नहीं। पॉयरो ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत मोज़े डॉयल, जिसने भी आपकी पत्नी को गोली मारी है वो मैडेमोज़ेल दे बेलफोर्ट नहीं हो सकती। साइमन ने थोड़ा शक से उन्हें देखा। क्या आप सच में ऐसा कह सकते हैं? पॉयरो ने आगे कहा, अब जब जैकी निर्दोष है तो क्या आप हमें कोई अंदाजा दे सकते हैं कि कातिल कौन हो सकता है? साइमन ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। ये सब पागलपन लगता है। जैकी को छोड़कर और कोई क्यों उसे मारना चाहेगा? पॉयरो ने गंभीरता से कहा, जरा सोचिए मोज़े डॉयल, क्या उनकी कोई दुश्मनी थी? कोई ऐसा जिसे उनसे नफरत हो? साइमन ने फिर से निराशा से सिर हिलाया। ये सब बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, एक नाम है, विंडलशैम। लिनेट ने उसे छोड़कर मुझसे शादी की थी, पर वो बहुत सभ्य किस्म का इंसान है। उससे हत्या की उम्मीद नहीं की जा सकती, और फिर वो यहाँ से बहुत दूर है। सर जॉर्ज वोड भी था। वो लिनेट से नाराज था क्योंकि उसे घर में हो रहे बदलाव पसंद नहीं थे, पर वो भी लंदन में है और इस बात से जुड़ी हत्या की कल्पना करना भी नामुमकिन लगता है। पॉयरो ने अब गंभीर होकर कहा,
सुनिए मोज़ियो डॉयल, जब हम पहली बार करनाक पर चढ़े, उस दिन आपकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई थी। वो बहुत परेशान थी, काफ़ी बेचैन। उन्होंने कहा, और ध्यान से सुनिए, कि सब लोग उनसे नफ़रत करते हैं। उन्हें डर लग रहा था, जैसे उनके चारों ओर दुश्मन हों। साइमन ने कहा। वो जैकी को देखकर परेशान हो गई थी। मैं भी हो गया था। पॉयरो बोले, हाँ ये सही है, पर उस बात से उनकी वो बात पूरी तरह से नहीं समझाई जा सकती। जब उन्होंने कहा कि वो दुश्मनों से घिरी है, तो वो शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी, लेकिन शायद उनका मतलब था कि एक से ज्यादा लोग उनके खिलाफ थे। साइमन ने धीरे से कहा, हो सकता है आप सही हो। मुझे लगता है मैं इसे समझा सकता हूँ। पैसेंजर लिस्ट में एक नाम था जिसने लिनेट को परेशान कर दिया था। पॉयरो ने तुरंत कहा, कौन सा नाम? साइमन बोला, असल में उसने मुझे नाम नहीं बताया। मैं उस वक्त जैकी की बातों में उलझा हुआ था। मुझे उतना याद है कि लिनेट ने कहा था कि बिजनेस में उनके परिवार में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया था और वो असहज महसूस करती थी जब ऐसे लोगों से मिलती थी जो शायद उनके परिवार से नफरत करते हो। देखिए, लिनेट की माँ एक करोड़पति की बेटी थी। उसके पिता तो बस आम अमीर इंसान थे, पर शादी के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में हाथ आजमाया और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए। कल बहुत अमीर, आज सड़क पर। मुझे इतना याद है कि लिनेट ने कहा था, बहुत अजीब लगता है जब लोग बिना आपको जाने आपसे नफरत करते हैं। पॉयरो ने सोचा, हाँ तब उस बात का मतलब अब समझ आता है। शायद पहली बार लिनेट अपने विरासत के बोझ को महसूस कर रही थी, फायदे नहीं। आपको पूरा यकीन है कि उन्होंने उस आदमी का नाम नहीं बताया? साइमन ने उदासी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस इतना कहा, आजकल कौन परवाह करता है अपने बाप दादाओं की बातों की। जिंदगी बहुत तेज चलती है। डॉक्टर बेस्नर ने कहा, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, इस नाव पर एक नौजवान जरूर है जो नाराज लगता है। तुम फर्ग्यूसन की बात कर रहे हो? पॉयरो ने पूछा। हाँ, उसने मिसेस डॉयल के बारे में 2-3 बार बुरा बोला है। मैंने खुद सुना है, बेस्नर ने जवाब दिया। साइमन ने पूछा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? पॉयरो ने कहा, कर्नल रेस और मैं सब पैसेंजर से एक एक करके बात करेंगे। जब तक हम सबकी बातें नहीं सुन लेते, कोई भी नतीजा निकालना ठीक नहीं होगा। और फिर वो नौकरानी है, लुइस। हमें सबसे पहले उसी से पूछताछ करनी चाहिए। शायद यही ठीक रहेगा कि हम उससे यही बात करें। मोज़ियो डॉयल की मौजूदगी फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये अच्छा विचार है, साइमन ने सहमति दी। क्या वो मिसेस डॉयल के साथ बहुत समय से थी? बस 2 महीनों से, साइमन ने कहा। सिर्फ 2 महीने? पॉयरो चौंक गए। क्या तुम सोचते हो? क्या तुम सोचते हो? साइमन बोला, लिनेट के पास कीमती जेवर तो थे, जैसे उसके मोती। उसने मुझे एक बार बताया था कि वो 40-50 हजार के होंगे। हे ईश्वर, क्या तुम सोचते हो कि वो मर्डरर मोतियों के लिए? चोरी एक वजह हो सकती है, पॉयरो ने गंभीरता से कहा। हालांकि ये थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। खैर, देखेंगे। पहले लुइस को बुलाओ। लुइस पहुंचे। वही खुशमिजाज लड़की थी जिसे पॉयरो ने पहले भी देखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी। वो रो चुकी थी और डरी हुई लग रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक चालाकी की झलक थी, जिससे पॉयरो और रेस दोनों को उस पर संदेह हुआ। पॉयरो ने पूछा, तुम लुइस पोर्जे हो? जी मोज़ियो। तुमने आखिरी बार मैडम डॉयल को कब जिंदा देखा? कल रात मोज़ियो। मैं उनके कैबिन में थी, उन्हें सुलाने के लिए। कितने बजे? करीब 11 के बाद, मोज़ियो। सटीक समय नहीं बता सकती। मैंने उन्हें सुलाया और फिर वहां से चली गई। ये सब कितनी देर में हुआ? 10 मिनट में। मैडम थकी हुई थी। उन्होंने कहा कि जाते वक्त लाइट्स बंद कर देना। फिर तुम क्या करने गई? मैं अपने कैबिन में गई, जो एक डेक नीचे है। और तुमने फिर कुछ सुना या देखा जो हमारे काम आ सके? मैं कैसे कुछ सुन सकती थी मोज़ियो?
पॉयरो ने सख्ती से कहा, ये हम नहीं, तुम बताओगे मैडमोजेल कि तुमने कुछ सुना या नहीं। लुइस ने पॉयरो की ओर देखा। मोजियो, मैं वहां पास में नहीं थी, मैं तो नीचे वाले डेक पर थी। मेरा कैबिन तो नाव की दूसरी तरफ है। मैं कुछ सुन ही नहीं सकती थी। अगर मैं सो नहीं रही होती, सीढ़ियां चढ़ती, तो शायद कुछ देख पाती, जैसा कोई कातिल आता जाता। पर अब क्या कहूँ? उसने साइमन की तरफ देखा और कहा, मोजियो, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती थी। साइमन ने रूखेपन से कहा, बेवकूफ मत बनो, कोई नहीं कह रहा कि तुमने कुछ देखा या सुना। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, मैं ध्यान रखूंगा, कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। लुइस ने धीरे से कहा, मोजियो बहुत अच्छे हैं, और शर्मीले अंदाज में अपनी नजर झुका ली। रेस ने झुंझला कर पूछा, तो मतलब तुमने कुछ नहीं सुना और देखा? जी मोजियो, मैंने यही कहा था। और क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति याद है जिसे तुम्हारी मालकिन से दुश्मनी हो? लुइस ने सभी को चौंकाते हुए जोश से सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल, इस बात का मैं पूरी यकीन से जवाब दे सकती हूँ। हाँ। पॉयरो ने पूछा, तुम मैडमोजेल दे बेलफोर्ट की बात कर रही हो? हाँ, वो तो है ही, लेकिन मैं किसी और की बात कर रही हूँ। इस नाव पर एक और आदमी है जो मैडम से बहुत नाराज था, क्योंकि उसे लगता था कि मैडम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे ईश्वर, साइमन ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? लुइस ने सिर हिलाते हुए बात जारी रखी। हाँ हाँ, ये बात मैडम की पुरानी नौकरानी, मेरी पहली वाली से जुड़ी हुई है। एक आदमी था इस नाव पर, इंजीनियर। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। उसका नाम मेरी था। मेरी मान भी गई थी, पर मैडम ने जानकारी निकाली और पाया कि फ्लीटवुड उस इंजीनियर का नाम पहले से शादीशुदा था, एक औरत से जो इस देश की थी। वो अब अपने लोगों के पास वापस चली गई थी, पर फ्लीटवुड अभी भी उससे शादीशुदा था। तो मैडम ने ये सब मेरी को बता दिया। मेरी दुखी हो गई और उसने फ्लीटवुड से मिलना छोड़ दिया। फ्लीटवुड बहुत गुस्से में आ गया जब उसे पता चला कि मैडम डॉयल असल में लिनेट रिजवे थी, तो उसने मुझसे कहा कि वो उसे मार डालना चाहता है। उसने कहा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है मैडम की वजह से। लुइस थोड़ी विजयी मुस्कान के साथ चुप हो गई। रेस ने कहा, ये तो दिलचस्प है। पॉयरो ने साइमन की ओर देखा। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी थी? बिल्कुल नहीं, साइमन ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे शक है लिनेट को पता था या नहीं कि वो आदमी नाव पर है। शायद उसने वो पुरानी बात पूरी तरह भुला भी दी थी। फिर वो लुइस की ओर मुड़ा। फिर पॉयरो लुइस की ओर मुड़े। क्या तुमने ये बात मिसेस डॉयल को बताई थी? नहीं मोजियो, बिल्कुल नहीं। पॉयरो ने पूछा, क्या तुम अपनी मालकिन की मोतियों के बारे में कुछ जानती हो? उनके मोती? लुइस की आंखें बड़ी हो गई। वो कल रात उन्हें पहने हुई थी जब तुमने उन्हें सुलाया था तब? हाँ मोजियो। पॉयरो ने पूछा, मोती हमेशा की तरह उसी टेबल पर थे? लुइस बोली, जी मोजियो, यही वो जगह है जहां तुमने आखिरी बार उन्हें देखा। हाँ मोजियो। क्या आज सुबह तुमने वहां मोती देखे? लुइस के चेहरे पर हैरानी छा गई। मोन दियो, मैंने तो देखा ही नहीं। मैं बस बिस्तर के पास गई। मैंने मैडम को देखा, फिर मैं चिल्लाई और दौड़कर बाहर निकली और बेहोश हो गई। पॉयरो ने सिर हिलाया। तुमने नहीं देखा, लेकिन मेरी नजर हर चीज पर जाती है, और आज सुबह उस टेबल पर कोई मोती नहीं थे। अध्याय 15। हर्क्यूल पॉयरो की नजर बिल्कुल सही थी। लिनेट डॉयल के बिस्तर के पास जो टेबल थी, उस पर अब कोई मोती नहीं थे। लुइस बोर्जे को लिनेट की चीजों की तलाशी लेने को कहा गया। लुइस के मुताबिक सब कुछ अपनी जगह पर था, सिर्फ मोती गायब थे। जब वे लोग कैबिन के बाहर निकले तो एक स्टीवर्ड ने बताया कि नाश्ता स्मोकिंग रूम में तैयार है। डेक पर चलते हुए रेस रेलिंग के पास रुका। रेस ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई बात आई है मेरे दोस्त। पॉयरो बोले, हाँ, जब फैंथ्रोफ ने कहा कि उसे कोई आवाज जैसे स्प्लैश सुनाई दी थी, तभी एक ख्याल आया।
शायद कातिल ने कत्ल के बाद पिस्तौल पानी में फेंक दी हो। रेस ने कंधे उचकाकर कहा, एक संभावना है। आखिरकार पिस्तौल कैबिन में नहीं थी। सबसे पहले मैंने वही ढूंढा था। पॉयरो धीरे से बोले, फिर भी ये मानना मुश्किल है कि पिस्तौल को पानी में फेंक दिया गया हो। रेस ने पूछा, तो फिर वो है कहाँ? पॉयरो ने सोचा और जवाब दिया, अगर वो मैडम डॉयल के कैबिन में नहीं है तो एक ही और जगह है जहां वो हो सकती है। कहाँ? मैडमोजेल दे बेलफोर्ट के कैबिन में। रेस ने गंभीरता से सोचा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो इस वक्त अपने कैबिन में नहीं है। चलो अभी जाकर देख ले। पॉयरो ने सिर हिलाया, नहीं मेरे दोस्त, अभी जल्दी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि पिस्तौल को अभी वहां रखा भी न गया हो। रेस ने सुझाव दिया, तो फिर पूरी नाव की तलाशी क्यों न ली जाए? पॉयरो ने कहा, इस तरह हम अपना पता खोल देंगे। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। ये स्थिति बेहद नाजुक है। चलो नाश्ते पर चर्चा करते हैं। वे स्मोकिंग रूम में गए। रेस ने कॉफी डालते हुए कहा, अब हमारे पास 2 ठोस सुराग है। मोती गायब है और फ्लीटवुड नाम का एक आदमी। मोती के मामलों में तो चोरी ही लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगे। पॉयरो जल्दी से बोले, ऐसा समय चोरी के लिए अजीब था, है ना? रेस ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, ऐसे मौके पर चोरी करना हर यात्री की जांच की दावत देता है। फिर चोर अपने माल के साथ कैसे बचकर निकलता? पॉयरो बोले, शायद उसने किनारे जाकर फेंक दिए हो। रेस ने कहा, नहीं, कंपनी हमेशा किनारे पर एक चौकीदार रखती है। पॉयरो बोले, तो फिर वो भी संभव नहीं। क्या मर्डर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हुआ था? नहीं, बात जमती नहीं। लेकिन अगर मैडम डॉयल जाग गई और उसने चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया, रेस ने कहा, और इसलिए चोर ने उसे गोली मार दी। लेकिन उसे तो नींद में ही गोली मारी गई थी। पॉयरो बोले, तो वो भी मुमकिन नहीं। मुझे उन मोतियों के बारे में एक छोटा सा शक है। पर नहीं, अगर मेरा शक सही होता तो मोती गायब नहीं होते। पॉयरो ने पूछा, तुम्हें उस नौकरानी के बारे में क्या लगा? रेस ने धीरे से कहा, मुझे लगा वो कुछ छुपा रही थी। पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, मुझे भी वैसा ही लगा। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रेस ने पूछा, तुम्हें लगता है उसने मर्डर किया? पॉयरो बोले, नहीं, मर्डर में उसका हाथ नहीं लगता। तो मोती की चोरी में? वो ज्यादा संभव है। हो सकता है वो किसी ज्वेल चोरी गैंग के सदस्य हो। ऐसे मामलों में अक्सर एक नौकरानी बहुत अच्छे रेफरेंस के साथ भेजी जाती है, लेकिन अभी हम उसकी जांच करने की स्थिति में नहीं। फिर भी कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। वो मोती, सैक्रे, मेरा आइडिया सही होना चाहिए था, पर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो बीच में ही रुक गए। रेस ने पूछा, फ्लीटवुड के बारे में? पॉयरो बोले, हमें उससे पूछताछ करनी होगी। अगर लुइस की कहानी सच है तो उसके पास बदले का एक मजबूत कारण था। उसने जैकलिन और मोजियर डॉयल की बहस सुनी होगी और उनके बाहर जाने के बाद वो पिस्तौल उठा सकता था, और जे खून से लिखा गया था, तो वो भी सीधी सादी सोच वाले आदमी की हरकत हो सकती है। रेस बोले, मतलब वो पूरी तरह से हमारे शक के दायरे में है। पॉयरो बोले, हाँ, लेकिन पॉयरो ने नाक खुजाई और थोड़ा सा मुस्कुराए। देखो, मैं अपनी कमजोरियां जानता हूँ। लोग कहते हैं मैं केस को जानबूझकर जटिल बनाना पसंद करता हूँ। तुम्हारा दिया हल बहुत आसान है, बहुत सीधा। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, लेकिन शायद ये मेरी अपनी सोच की सीमा हो। रेस बोला, ठीक है, फ्लीटवुड को बुला लेते हैं। उसने घंटी बजाई और आदेश दिया। फिर पूछा, और कोई संदिग्ध? पॉयरो बोले, बहुत है मेरे दोस्त, जैसे अमेरिकन ट्रस्टी। पेनिंगटन? हाँ, पेनिंगटन। कुछ दिन पहले एक अजीब घटना हुई थी। फिर उसने रेस को सारी बात बताई। देखो, ये बात अहम है। मैडम सब कागज पढ़ना चाहती थी, पर पेनिंगटन ने बहाना बना लिया, और फिर उसके पति ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। क्या? उसने कहा, मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं, जहाँ कहा जाता है वहाँ साइन कर देता हूँ। पेनिंगटन ने ये बात सुनी और उसकी आंखों में कुछ बदला सा दिखा मुझे। अब सोचो,
अगर तुम एक बहुत अमीर आदमी की बेटी के ट्रस्टी हो और शायद उसके पैसे से तुमने कोई जोखिम भरा व्यापार किया हो, ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता, अखबारों में भी पढ़ा होगा तुमने। ये होता है मेरे दोस्त, होता है। अभी हो सकता है कि वो आदमी जो बर्बादी की कगार पर है, आखिरी कोशिश के तौर पर पैसों से खेल करे। अभी वो लड़की लिनेट नाबालिग है और फिर अचानक वो शादी कर लेती है। अब सारा कंट्रोल उसके हाथ से निकलकर उसके पति के पास चला जाएगा। ये तो एक तबाही है। लेकिन अब भी एक मौका बचा है। वो हनीमून पर है। शायद बिजनेस की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। कागजों के ढेर में एक पेपर चुपचाप रख देना, जिसे वो बिना पढ़े साइन करे। लेकिन लिनेट डॉयल ऐसी नहीं थी। हनीमून हो या न हो, वो एक बिजनेस वूमन थी। और फिर उसके पति ने एक ऐसी बात कही जिसने उस बर्बाद हो रहे आदमी पेनिंगटन को एक नया ख्याल दिया। अगर लिनेट डॉयल की मौत हो जाए तो उसकी सारी दौलत उसके पति को मिल जाएगी और उस आदमी को संभालना आसान होगा। वह तो एक बच्चे जैसा होगा किसी चालाक आदमी एंड्रयू पेनिंगटन के सामने। पॉयरो ने गंभीरता से कहा, मॉन्शर कर्नल, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैंने पेनिंगटन के दिमाग में वो ख्याल गुजरते देखा। काश लिनेट की बजाय मुझे सिर्फ डॉयल से ही निपटना होता। यही वो सोच रहा था। रेस ने सूखे स्वर में कहा, संभव है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पॉयरो ने निराश होकर कहा, बिल्कुल नहीं। रेस बोला, फिर है वो नौजवान फर्ग्यूसन, वो काफी कड़वा बोलता है। हालांकि मैं सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करता, फिर भी हो सकता है कि वो वही लड़का हो जिसका पिता रिजवे ने बर्बाद किया था। थोड़ा खींचा हुआ लगता है, लेकिन नामुमकिन है। लोग पुरानी बातों को लेकर भी नफरत पाल लेते हैं। थोड़ी देर रुककर रेस बोला, और फिर है मेरा आदमी। पॉयरो ने कहा, हाँ, तुम्हारा आदमी, जैसे कि तुम कहते हो। रेस बोला, वो एक कातिल है, ये हम जानते हैं, लेकिन मुझे कोई कड़ी नहीं दिखती जिससे वो लिनेट डॉयल से जुड़ा हो। उनके रास्ते कभी टकराए ही नहीं। पॉयरो ने धीरे से कहा, जब तक कि गलती से उसने किसी ऐसे सबूत पर हाथ न रख लिया हो जिससे उस आदमी की असली पहचान सामने आती हो। रेस बोला, वो तो मुमकिन है, लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेस बोला, लो, आ गया हमारा शादी का धोखेबाज। फ्लीटवुड एक बड़ा और गुस्सेल दिखने वाला आदमी था। उसने दोनों को शक भरी नजरों से देखा। पॉयरो ने पहचान लिया, ये वही आदमी था जिसे उसने लुइस बोर्जे से बात करते देखा था। फ्लीटवुड ने शक के साथ पूछा, आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? रेस बोला, हाँ, तुम्हें शायद पता होगा कि कल रात इस नाव पर एक कत्ल हुआ है। फ्लीटवुड ने सिर हिलाया। रेस ने कहा, और हमें ये भी पता चला है कि तुम्हें उस औरत से नाराजगी थी जिसे मारा गया। फ्लीटवुड की आंखों में डर दिखा। तुमसे ये किसने कह दिया? रेस बोला, तुम्हें लगा कि मिसेस डॉयल ने तुम्हारे और एक लड़की के बीच में टांग अड़ाई थी। फ्लीटवुड गुस्से से बोला, मुझे पता है तुम्हें ये सब झूठी फ्रेंच लड़की ने बताया है, वो पूरी तरह से झूठी है। रेस बोला, लेकिन इस बात में सच्चाई है। फ्लीटवुड चिल्लाया, ये झूठ है। पॉयरो बोले, तुम कह रहे हो कि ये झूठ है, जबकि हमने अभी तुम्हें बताया भी नहीं कि क्या बात है। फ्लीटवुड का चेहरा लाल हो गया और वो घबरा गया। रेस ने कहा, सच ये है कि तुम मैरी से शादी करने वाले थे, और जब उसे पता चला कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। फ्लीटवुड चुप रहा, फिर बोला, इसमें उसकी क्या गलती थी? रेस बोला, तुम्हारा मतलब है मिसेस डॉयल की इसमें क्या दखल थी? लेकिन देखो, बिगमी, दोहरी शादी कानूनी गुनाह है। फ्लीटवुड बोला, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने यहाँ की एक लोकल लड़की से शादी की थी। शादी टिक नहीं पाई, वो अपने घर चली गई। मैंने उसे पिछले 6 साल से नहीं देखा। रेस बोले, तुम शादीशुदा तो थे? रेस बोला, मिसेस डॉयल या उस वक्त मिस रिजवे ने ये सब पता लगाया था। फ्लीटवुड गुस्से में बोला, हाँ, उस औरत को क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की? मैं मेरी के लिए सब कुछ करता। अगर वो टांग न अड़ाती तो मेरी को भी कभी कुछ न पता चलता। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे उस औरत से शिकायत थी। जब मैंने उसे इस नाव पर देखा, हीरो और मोतियों में सजी हुई,
सब पर रोब झाड़ती हुई, तो अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैंने उसे गोली मारी, तो ये सरासर झूठ है। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। यही सच्चाई है, ईश्वर की कसम। वो चुप हो गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। रेस ने पूछा, कल रात 12 से 2 के बीच तुम कहाँ थे? फ्लीटवुड बोला, अपने बंक में सो रहा था, और मेरा साथी इसका गवाही देगा। रेस बोला, देखते हैं। उसने फ्लीटवुड को सिर हिलाकर जाने का इशारा किया। पॉयरो ने पूछा, तो? रेस ने कंधे उचकाए। कहानी सीधी लगती है। घबराया जरूर है, पर ज्यादा नहीं। हमें उसके एलिबाई की जांच करनी होगी, लेकिन हो सकता है उसका साथी भी सो रहा हो और फ्लीटवुड चुपचाप अंदर बाहर हो आया हो। ये सब इस पर निर्भर करता है कि क्या किसी और ने उसे देखा या नहीं। पॉयरो ने कहा, हाँ, हमें ये पता लगाना होगा। रेस बोला, अब अगली बात यह है कि क्या किसी ने कुछ ऐसा सुना जिसे हम अपराध के समय का अंदाजा लगा सके। डॉक्टर बेसनर का कहना है कि हत्या रात 12 और 2 के बीच हुई। उम्मीद है कि यात्रियों में किसी ने तो गोली की आवाज सुनी हो, इवन अगर वो पहचान न सके कि वो गोली थी। मैंने तो खुद कुछ नहीं सुना। तुमने कुछ सुना? पॉयरो ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तो बिल्कुल लकड़ी की तरह सोया, कुछ भी नहीं सुना। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने दवा दे दी हो, इतनी गहरी नींद थी। रेस बोला, अफसोस की बात है। चलो उम्मीद करते हैं कि स्टारबोर्ड साइड वाले यात्रियों ने कुछ सुना हो। फैंथ्रोफ से तो बात हो गई है। अब बारी है एलर्टन्स की। मैं स्टीवर्ड को भेजता हूँ। मिसेस एलर्टन अंदर आई। वो हल्के ग्रे रंग की रेशमी ड्रेस में थी। चेहरा परेशान दिख रहा था। वो बोली, ये बहुत भयानक है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। वो सुंदर लड़की, जिसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, मर गई। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही। पॉयरो ने हमदर्दी से कहा, मैं समझ सकता हूँ मैडम। मिसेस एलर्टन बोली, मैं खुश हूँ कि आप इस जहाज पर हैं। आप जरूर पता लगा लेंगे कि किसने ये किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि उस दुखी लड़की ने नहीं किया। पॉयरो ने कहा, आपका मतलब है मैडमोजेल दे बेलफोर्ट? आपको किसने बताया कि उसने नहीं किया? मिसेस एलर्टन हल्की मुस्कान के साथ बोली, कॉर्नेलिया रॉबसर ने। उसे तो जैसे ये सब बहुत रोमांचक लग रहा है। शायद ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी रोमांचक घटना है। लेकिन वो इतनी प्यारी है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे ये सब मजेदार लग रहा है। उसे लगता है कि ये सब गलत है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अब मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। पॉयरो ने पूछा, आप कब सोने गई मैडम? करीब 10:30 बजे। और आपको तुरंत नींद आ गई? हाँ, मुझे नींद आ ही रही थी। रात में कुछ सुना आपने? कुछ भी? मिसेस एलर्टन ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है मैंने किसी चीज के पानी में गिरने की आवाज सुनी, और किसी के दौड़ने की भी, या शायद उल्टा। साफ नहीं याद आ रहा। मुझे ऐसा सपना आया था जैसे कोई समुद्र में गिर गया हो। फिर मेरी नींद खुली और मैं सुनने लगी, लेकिन सब कुछ शांत था। पॉयरो ने पूछा, कितने बजे का वक्त रहा होगा? पता नहीं, लेकिन शायद जब मैं सोई थी उसके 1 घंटे के अंदर ही हुआ होगा। पॉयरो ने कहा, अफसोस, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। मिसेस एलर्टन बोली, हाँ, मुझे पता है, लेकिन जब मुझे खुद भी कुछ अंदाजा नहीं है तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पॉयरो ने पूछा, क्या आप पहले भी लिनेट डॉयल से मिली थी? नहीं, टिम ने उससे मुलाकात की थी। मैंने उसके बारे में अपनी कजिन जोआना साउथवुड से बहुत सुना था, लेकिन पहली बार उससे बात असुआन में की थी। पॉयरो ने झिझकते हुए पूछा, एक आखिरी सवाल मैडम, क्या आपके या आपके परिवार को लिनेट के पिता मेलुइस रिजवे की वजह से कभी कोई आर्थिक नुकसान हुआ था? मिसेस एलर्टन चौंक गए। ओ नहीं, हमारे फाइनेंसेस को नुकसान बस समय के साथ धीमा पड़ता गया, जैसे बैंकों में ब्याज कम होना। कोई ड्रामा जैसा नुकसान कभी नहीं हुआ। मेरे पति ने बहुत कम पैसे छोड़े थे, लेकिन जो छोड़े वही अब भी है। बस अब उनका रिटर्न कम हो गया है। पॉयरो ने कहा, थैंक यू मैडम। कृपया अपने बेटे से कहे कि वो अंदर आ जाए। टिम एलर्टन अंदर आया और हंसते हुए बोला, आपका इंटरव्यू खत्म, अब मेरी बारी। क्या क्या पूछा उन्होंने?
मिसेस एलर्टन बोली, सिर्फ ये कि मैंने रात को कुछ सुना क्या, और अफसोस मैंने कुछ नहीं सुना। समझ नहीं आता क्यों। आखिर लिनेट का कैबिन मेरे कैबिन से बस एक दूर था। मुझे तो जरूर गोली की आवाज सुनाई देती। चलो टिम, अब तुम्हारी बारी है। औरों ने टिम से वही सवाल दोहराए। टिम बोला, मैं भी करीब 10:30 बजे सोने गया। थोड़ा पढ़ा और फिर 11 बजे लाइट बंद कर दी। औरों ने पूछा, फिर कुछ सुना? टिम बोला, हाँ, किसी आदमी की आवाज सुनी, शायद गुड नाइट कह रहा था। रेस बोला, वो मैं था, मिसेस डॉयल को गुड नाइट कह रहा था। टिम बोला, हाँ, फिर मैं सो गया। बाद में कुछ हलचल सुनी, कोई फैंथरॉफ को पुकार रहा था। पॉयरो बोले, वो मैडमोजेल रॉबसन थी, जब वो ऑब्जर्वेशन सैलून से बाहर भागी थी। टिम बोला, हाँ, शायद वही था। फिर बहुत सारी आवाजें आई, कोई डेक पर दौड़ रहा था, और फिर मुझे लगा कोई चीज पानी में गिरी। फिर डॉक्टर बेस्नर की आवाज आई, केयरफुल नाउ, और नॉट टू क्विक जैसी कुछ बातें। पॉयरो ने पूछा, तुमने पानी में गिरने की आवाज सुनी? टिम बोला, कुछ वैसा ही सुना। पॉयरो ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो गोली की आवाज नहीं थी? टिम बोला, अब सोचो तो हो सकता है वो गोली की आवाज हो। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बोतल का कॉर्क खुला हो। शायद उसी से मैंने स्प्लैश की कल्पना कर ली। मुझे लगा कोई पार्टी चल रही है और मैं बस चाहता था कि सब लोग सो जाएं। पॉयरो ने पूछा, उसके बाद कुछ सुना? टिम बोला, नहीं, उसके बाद कुछ याद नहीं। पॉयरो बोले, थैंक यू मोज़े एलर्टन। टिम उठकर कैबिन में चला गया।